अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिजवान अहमद अंसारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अरे पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की टॉपिक सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूं, जो लेक्चर 4 के नाम से है। आप देख सकते हैं मैं बोर्ड पे पहले ही जो है कौन सी लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ और कौन सा टॉपिक है, किस क्लास के लिए है, मैं ये हमेशा बात करता हूँ और लिख देता हूँ। कभी कभार भूल जाओ तो उसकी अलग बात है। तो आज हम लोग लेक्चर 3 के बाद लेक्चर 4 को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है, जहाँ पे वीडियो समाप्त होती है, वो है ऑपरेशन ऑन सेट पे, जो मैं बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशन ऑन सेट वगैरह के बारे में। आई होप यूनिवर्सल सेट वगैरह के बारे में आपको बता चुका होऊंगा मैं, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, लेक्चर 1, 2, 3 आपको मिल जाएंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं, है ना। और ये किसी भी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो, या सेंट्रल बोर्ड हो, आप देख सकते हैं इस वीडियो को और सीख सकते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह रहमान कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स वगैरह भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक वगैरह का प्रोवाइड करूं, जो सिस्टमेटिक वे में आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं अपलोड करूंगा तो सारे वीडियोज में अपलोड कर दिया करूंगा और आप टाइम बाय टाइम चेक करते रहेंगे, कभी तो मिल जाएंगे आपको नोट्स वगैरह भी, है ना। तो खैर शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर 4, यानी मेरा आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, क्या सेट्स कर लो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक बात बताओ, जैसे देखो एक चीज मैं बता रहा आपको, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो भी ऑपरेशन करता है, तो घाव वगैरह का ऑपरेशन करता है। आप देखते हैं फोड़े फुंसी का अगर ऑपरेशन करे, वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, ठीक है। तो ऑपरेशन करने के लिए वो किसका ऑपरेशन करता है? घाव का, जख्म का ऑपरेशन करता है। तो जब ऑपरेशन करने के लिए देखना कि वो हथियार का यूज करता है, औजार का यूज करता है। वो औजार के रूप में क्या हो सकता है? निडल हो सकता है, कैंची हो सकता है, कैंची हो सकती है ना। कॉटन भी ऑपरेशन वाले ही इक्विपमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि जब ब्लीडिंग वगैरह होती है तो कॉटन वगैरह से साफ करते हैं। तो ऐसे देखेंगे कि आपको 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक बहुत सारे आपको जो है उसमें एलिमेंट्स दिखाई देंगे जो औजार के रूप में काम करते हैं। आप ऐसा देखेंगे, बिल्कुल जनरल भाषा से हम लोग समझते हैं। तो जब डॉक्टर ऑपरेट करता है तो वहां किसी ना किसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर मतलब जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है जिस चीज से, वो ऑपरेटर, औजार को हम लोग बोल रहे हैं। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो जरा इस बात को ध्यान से समझिए कि उसमें औजार के रूप में कैंची यूज हो रही है ना, ब्लेड यूज हो रहा है, उसमें स्टिचिंग के लिए जो आती है इक्विपमेंट, है ना, जो निडल जैसी, मतलब टेढ़ी निडल जैसी होती है, वो यूज हो रही है। ऐसे सारी चीजें यूज होती है कि नहीं होती है? तो ऑफकोर्स यूज होती हैं। तो वो क्या है, रियल लाइफ में जो जख्म वगैरह हो गए उनके ऑपरेशन के लिए है। क्लियर है? यहां किसका ऑपरेशन करना है तो जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पे आपको जख्म का नहीं, यहां जख्म का नाम क्या है? सेट्स है। तो यहां जो है सेट का ऑपरेशन करना है। और जो ऑपरेशन करना है, इसमें जो ऑपरेटर लेना है जो आपको, वो ऑपरेटर जो है 4 तरह से लिए जा सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम बताया जाता है 4 तरह का ऑपरेटर बताया जाता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा वो कौन कौन से 4 ऑपरेटर है। एक जो होता है यूनियन का ऑपरेटर होता है। आ रही बात समझ में? यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट का ऑपरेशन अगर करना है यूनियन के थ्रू। एक जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये ध्यान में रखिएगा, यही 4 ऑपरेटर है। क्लियर है? जैसे आप अलजेब्रिक ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, है ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। दीज आर द अलजेब्रिक ऑपरेटर। अरे बात समझ में? ये जो है ये सेट का ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इनका यूनियन वाला ऑपरेशन को ऐसे दिखाएंगे। ये यू की तरह नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा ऐसे शेप यू के जैसा होगा। अरे बात समझ में? लेकिन प्योरली यू जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा। यू जो है बिल्कुल ऐसे सीधा चलता है, अरे बात समझ, ये, लेकिन ये जो है ना ऐसे थोड़ा चौड़ा होकर के चलेगा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना रहे, तो ठीक इसी को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये इंटरसेक्शन के सिंबल को बताएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी 2 सेट का घटाव होता है। आगे बात समझ में?
सेट में जोड़ नहीं होता है। एक्चुअली ये सेट का घटाव कहने का सेंस ये होता है, सब्ट्रैक्शन कहने का सेंस ये होता है। ऐसा आप ना समझ लेना कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है और सेट बी इक्वल टू लिखा है 0 1 और 2 लिखा हुआ है। तो a माइनस बी का मतलब आप ये ना समझ लेना कि 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ऐसा नहीं समझना है, ये नहीं है ऐसा। तो इसलिए आप ऐसा ना समझना कि a प्लस बी भी हो सकता है 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज आप बिल्कुल ऐसा कतई गलती ऐसा ना करना, वो अलजेब्रा में होता है, ये सेट थ्योरी है। बात समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ए पे यहां डैश लगा करके दिखा देते हैं, या तो ए पे बार लगा करके दिखा देते हैं, या तो सी ऑफ ए लिख देते हैं। ये इसमें से कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए। या कभी कभी कोई कोई किताब ऐसा भी लिख देता है यू माइनस ए लिख करके दिखाता है, यानी यह डेफिनेशन ही इसका है। क्लियर है? तो आप ये देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये नोटेशन यूज किए जाते हैं। ज्यादा पॉपुलर ये नोटेशन होता है और फिर ये होता है, ये फिजिक्स में ज्यादातर यूज होता है। फिजिक्स ये ना कहना कि सर फिजिक्स में, एक्चुअली जो फिजिक्स में आप लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक से पहले, लास्ट चैप्टर से पहले, कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले जब ईडीसी पढ़ेंगे क्लास 12 में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, तो उसमें आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। लॉजिक गेट्स में आपको ट्रूथ टेबल वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। लॉजिक गेट में आप पढ़ेंगे, है ना, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, इतने सारे गेट्स आपको पढ़ने हैं और वो सारे गेट का आपको ट्रूथ टेबल बनानी होती है। ट्रूथ टेबल ध्यान में रखिएगा। तो वो सब जो है ना लॉजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह पे होते हैं। तो ट्रूथ टेबल यानी वो टोटली बुलियन अलजेब्रा है, वो टोटली जो है मैथमेटिकल पेपर है, बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा क्या है? सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ वाली जो केस होती है, एंड का, और का, ये चीज ध्यान में रहेगी। इसका उसका सबका बदला लेगा रे तेरा फैजान, माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजान। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड का, और का, इंप्लाइज डेट का, सबका बदला लेगा रे तेरा मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लास 11 में ही पढ़ना है मैथमेटिकल रीजनिंग। अरे बात समझ में, ये सब बुलियन अलजेब्रा में आते हैं। क्लियर है? तो ये वहां भी यूज होगा, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना है डे मॉर्गन्स लॉ, सेट थ्योरी में ही पढ़ना है डे मॉर्गन्स लॉ। अरे बात समझ में। और यही डे मॉर्गन्स लॉ आपको फिजिक्स में जाकर के आपको मिलेगा और इससे रिलेटेड आपको जेईई मेन में, नीट में, इन सब चीजों में आपका प्रॉब्लम्स वगैरह फिजिक्स में देता है। तो सोचो हाउ इज इंपॉर्टेंट दैट टॉपिक सेट, हाउ मच इज इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, है ना। आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन कैसे काम करता है, ये ऑपरेशन कैसे काम करता है। आगे बात समझ में, ये चीज जरा आप ध्यान से रखेंगे। तो इसको आप नोट कर ले या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ए यूनियन बी, चलो यहां एक एक करके ही बताते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। लिख लो, हेडिंग डालो आप, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट का यूनियन आपको बताना है। एक बात बताओ बेटा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनिटी से समझो, यूनिटी अपने जनरल लैंग्वेज में समझो। यूनिटी, यूनिटी का हिंदी होता है एकता। ये लड़की का नाम एकता नहीं है, ऐसा नहीं कि एकता एकता ओ एकता, सुनो तो वो एकता नहीं है। ये जो है नेम वाली नहीं, फीलिंग्स वाली जो है एकता यानी यूनिटी। ये देखिए ये 5 उंगली दिखाई दे रही ना, हाँ, ये सब एक समान नहीं है बिल्कुल और एक साथ भी नहीं है। लेकिन अगर जब मैं इसको ऐसे बना लूंगा तो इसको बिहारी क्या बोलते हैं? मुक्का बोलते हैं, मुक्का। और आई होप बिहारी क्या, हर देसी आदमी इसको मुक्का ही बोलता है। तो मुक्का तभी बनता है व्हेन कंबाइंड आवर 5 फिंगर्स ऑफ एनी वन हैंड, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। जब इसके कंबाइन कर लेंगे, इस उंगलियों को मिला देंगे तो मुक्का बनता है। और तब एक उंगली से मारने से ज्यादा चोट लगती है इससे मारने से। तो दैट इज योर मोटिवेशन कि आप अपने परिवार में भी, अगर ये 5 भाई हैं आप, तो पांचों भाई अगर ऐसे रहेंगे तो फिर दुनिया आपको जल्दी झुका नहीं सकती है। और पांचों अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर आपको जो है दुनिया भी झुका सकती है। या फिर साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देखा हूं मैं कि जब 2-3 इंसान मिलकर के एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, है ना,
तो ध्यान में रखना, जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो बिजनेस बर्बाद, वो इंस्टीट्यूशन बर्बाद, और जब एकदम मिल करके चलेंगे तो जरूर है कि ग्रो अप करेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यही चीज है यूनियन। यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक, मैं आपको बात बता रहा हूं कि एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई ए है, एक भाई बी है, एक भाई सी है और एक भाई डी है। इसके घर में बनी है रोटी एंड भिंडी की सब्जी, इसके घर में बनी है ना मटर पुलाव बनी है, मटर पुलाव। इसके घर में बनी है चिकन बिरयानी बनी हुई है, और इसके घर में जो है बनी हुई है मिर्ची एंड रोटी है सिर्फ, या नमक मिर्च रोटी है। ये सब अलग अलग जी रहे हैं, ये चारों भाई अलग अलग हो चुके हैं, अपने अपने अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो यूनिटी का मतलब क्या होता है कि ये सोचेगा कि अरे यार मेरे भाई के बच्चे वगैरह जो हैं वो यार नमक मिर्च खा रहे हैं और मैं जो है यार सब्जी रोटी खा रहा हूं, कम से कम सब्जी तो ट्रांसफर कर दो। तो ये जो है यहां आकर के इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर ये सोचेगा अरे यार मेरा भाई जो है नमक मिर्च वगैरह खा रहा है ना, इसके पास तो नहीं है, मेरे पास तो है, चलो मैं दे देता हूं। फिर ये कहेगा यार मैं तो चिकन बिरयानी खा रहा हूं, कम से कम ज्यादा नहीं थोड़ा ही इसको दे तो दूं, है ना, इसके पास नहीं है, मेरे पास तो ये इसको दे देगा। या फिर ये चाहेगा तो इसको दे देगा, ये चाहेगा तो इसको दे देगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आइदर का केस हो रहा है, आइदर का मतलब क्या हो गया कि इसके पास तो नहीं है, इसके पास कोई चिकन नहीं है, कोई जो है मटर पनीर वगैरह नहीं है, कोई जो है भिंडी की सब्जी वगैरह इसके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पेट का ऑपरेशन करके देखेंगे ना तो उसमें आपको या तो चिकन बिरयानी मिल जाएगा, या तो उसमें मटर पनीर मिल जाएगा, या तो उसमें भिंडी की सब्जी मिल जाएगी। अरे बात समझ में? तो भाई इसके पास तो थी नहीं, फिर भी इसके पेट में जो है ये चीज मिल रही है, तो कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है इसने इसको चिकन दे दिया था, इसके पास नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग जो है दे रहे हैं, तुम खा लो और मैं भी खा लूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो पार्ट है, क्या कह सकते हैं इन लोगों को देख करके कि यार इन लोगों में कितनी मोहब्बत है, भाइयों में अलग अलग है फिर भी एकता है, दैट इज कॉल्ड यूनियन। आगे बात समझ में? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी इससे क्या आपको कंक्लूजन इसका क्या निकला कि चाहे मेरे पास हो या ना हो, किसी एक के भी पास है तो हम लेकर के काम कर सकते हैं यूनिटी में। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, और लाइव एग्जांपल जो कि हम लोग जिंदगी जी चुके हैं और अब तरसते हैं वो दिन जीने के लिए। जैसे आप बहुत जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे पढ़े होंगे कि स्कूल के जो दिन थे वो उससे ज्यादा सुनहरे दिन तो कहीं थे ही नहीं। वाह क्या बात है, और ये हकीकत बात है। कल तक हम लोग पढ़ने से कतराते थे, आज जो है इतनी मोहब्बत हो गई पढ़ने से। लेकिन आज किताबें तो है, अपने पास होशियारी तो है, खुद पढ़ करके बहुत सारा टॉपिक समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। लेकिन वो बैठ करके पढ़ने वाली जगह, यानी जो मंदिर, शिक्षा का मंदिर जो स्कूल हुआ करता था, वो आज अपने पास नहीं है, तो उसे बहुत मिस करते हैं। वो अपने पुराने गुरु नहीं है जो अपन लोगों को पढ़ाया करते थे, तो बहुत मिस करते हैं। तो उसी टाइम में जब जो कमीने दोस्त होते थे, चाहे जो अच्छे दोस्त होते थे, देखना जो 3-4 दोस्त टिफिन ले जाया करते थे, मैं भी ले जाया करता था। जब 4 दोस्त टिफिन ले जाया करते थे तो एक बेचारे में ऐसे ब्रेड सिर्फ रख दिया गया है, एक बेचारे में जो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिला हुआ है, एक में जो है मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे चिकन बिरयानी वाली कहानी, यहाँ पे जो है रोटी और सब्जी, और इसके पास भी रोटी है और यहाँ सब्जी है, और इसके पास जो है मतलब ब्रेड वगैरह कुछ रख दिया गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लंच टाइम में देखिएगा ये चारों एक साथ बैठ करके खाते थे, चारों एक साथ बैठ कर खाते थे। तो बताइए इसके पास रोटी सब्जी है, इसके पास तो चिकन बिरयानी का कुछ केस है नहीं, लेकिन फिर भी इसने चिकन बिरयानी खाया, और इसके पास चिकन बिरयानी नहीं है, उसके बावजूद भी इसने रोटी सब्जी खाया। इसके पास रोटी सब्जी है तो ये इसका सब्जी लेकर के खाया, इसकी बिरयानी भी लेकर खाया। नहीं समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये, शायद आपको ये लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। मुझे जहां तक लगता है कि रियल लाइफ से आप रिलेट करके देखें कि व्हाट इज द यूनियन। शायद वीडियो आपको 5-6 मिनट 7 मिनट ये ज्यादा चली गई हो, आप चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं इसे, लेकिन आप इसे देखेंगे तो आपको रियल लाइफ भी वो दिन याद आएंगे कि हाँ यार सही बात है, मैं इसका छीन करके खाता था, ये मेरा छीन करके खाता था, कितना मतलब मजे वाली बात है। तो ये यूनिटी होती थी, छीनने के बावजूद भी यूनिटी होती थी आपस में कि साथ में ही लंच करेंगे। अरे ये बात समझ में, एक साथ तुम मेरे में से खा लेना, मैं तुम्हारे में से खाऊंगा, ठीक है, दोनों मिल करके खाएंगे। भले तुम्हारे में ये वाली चीज नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दूंगा, और मेरे में नहीं तो क्या तुम मुझे दोगे, पेट में तो सबके जाएगा ही सेम चीज। ये समझ में आ गई ना बात? तो अब जरा चलते हैं
अब इसको पढ़ाई की भाषा सेट के हिसाब से समझते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है जो कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है 5, और एक सेट बी है जिसमें लिखा है 6 7 8 9 लिखा हुआ है। अब हमें इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब यह होता है कि इसमें वही चीज आएगा जो दोनों में हो या दोनों में से किसी एक में हो, कोई एक में रहना चाहिए। तो यहां हम क्या लिखेंगे, चुपचाप आंख बंद करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ लो। देखो यहां पे, यहां ए यूनियन बी यानी यही पेट है आदमी का, और ये टिफन लेकर के गया हुआ है। 1 कहां पे, पहले वाले के टिफन में है, लेकिन ए और बी देखिए दोनों के पेट में जो है आया हुआ है, 1 आया है ना, यानी इसका मतलब दोनों में है या ना है उससे मतलब नहीं है, किसी एक में तो है ना, तो हाँ हो जाएगा यूनियन बी। 2 इसमें है तो हाँ इसमें है, 3 इसमें है तो हाँ है, 4 इसमें है तो है, 5 इसमें है, 6 इसमें है। लेकिन जरा यहां देखो 6 यहां पे इसमें है क्या, 6 नहीं है ना, उसके बावजूद भी यहां 6 लिखेंगे। तो क्या फाइनली आप डिसाइड कर पाए, आपने ये देखा कि 2 या 2 से अधिक सेट्स, जितने भी सेट्स हो, 2 और मोर देन 2 सेट्स, उनके पास किसी एक सेट में कोई एलिमेंट हो या सारे सेट में वो एलिमेंट हो, लिखा जाएगा यूनियन में वो चीज। यानी फॉर एग्जांपल एक सेट हमारे पास आर है जिसमें लिखा है 0 -1 2, और एक सेट एस है जिसमें लिखा मैंने 0 2 3 4 -1 5। तो अगर मुझे आर यूनियन एस लिखना रहे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 2। अब क्या देख रहे हैं, 0 इसमें है क्या, हाँ दोनों में है, कोई बात नहीं लिखेंगे। -1 है लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे। अब 3 होगा कि नहीं, तो 3 जो लिख रहे हैं यहां पे सिर्फ इसमें है, इसमें तो नहीं है। लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि या तो दोनों में हो या तो दोनों में से किसी एक में हो। यानी यहां केस क्या आ रहा है, और का केस आ रहा है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है और, जिसे हिंदी में कहते हैं या। आ गई बात समझ में, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो और का केस जब भी देखिएगा समझ जाइएगा बातें किसकी हो रही है, यूनियन की हो रही हैं, ठीक है। या तो आइदर का केस देखिएगा तब, या तो एट लिस्ट का केस देखिएगा तब। यानी इसका यूनियन का जो होता है, यूनियन का जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, या ये कह लीजिए कीवर्ड, जो कह लीजिए कीवर्ड समझने के लिए, ये आप समझिएगा और लिखा हुआ रहेगा, या तो एट लिस्ट लिखा रहेगा, या तो आइदर का केस लिखा रहेगा। ये 3 चीज अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम में लिखा हुआ स्टेटमेंट में मिल जाए, और लिखा हुआ मिल जाए, या आइदर लिखा हुआ मिल जाए, या फिर एट लिस्ट मिल जाए। आइदर हम लोग कहते हैं, कुछ लोग एदर भी कहते हैं, है ना, एदर दिस और दिस, ठीक है। तो वो ज्यादा फराडेदार इंग्लिश वालों गया, समझ गया ना, दिल का दर्द समझ जाओ यार, बस बात खत्म, ठीक है। इंसान वही है जो किसी की दर्द को महसूस कर ले, चाहे कहने की जबां कुछ और हो, वरना किसी जानवर का दर्द कोई इंसान ना समझता, और किसी इंसान का दर्द कोई जानवर नहीं समझता। समझने के लिए इंसान के अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, जबान तो उसके पास भी नहीं है जिसके पास दर्द हो। अरे बात समझ में, चलो खैर देखो, और एटलीस्ट आइदर का केस हो तो हम फाइनली, अगर मैं इसे डिफाइन करूंगा ए यूनियन बी को, तो ऐसे लिख सकता हूं एक्स सच दैट। अब तो ये बकवास की बातें हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं बस फॉर्मेलिटी किया हूं कि सर किताब में ऐसे लिखा, मैं लिख दिया, वरना फिर ये कहेंगे सर वो तो मिला ही नहीं है। वो यहां किसका केस आ रहा है, और लिखा हुआ मिलेगा, इसी और का मतलब यूनियन समझिएगा। इसका मतलब होता है एक्स ए यूनियन बी का ऐसा एलिमेंट है जो एक्स या तो ए में होगा, या तो एक्स बी में होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, या तो दोनों में होगा। ये मैंने सिर्फ यूनियन पे इसलिए इतना फोर्स करके पढ़ाया आपको, इतना बल दे करके, इतना जोर दे करके, इतना टाइम दे करके आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आगे आपको इंटरसेक्शन वगैरह, डिफरेंस वगैरह समझाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। अब आप इसके एग्जांपल से आप समझते चले। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट या तो ए में का हुआ रहेगा, या तो बी में का हुआ रहेगा, या तो ए और बी दोनों में ही आता होगा। तो और बाकी इससे कुछ रिलेटेड, अब यूनियन से रिलेटेड कुछ जो है आपको सवालात मिलेंगे, है ना। इससे इस पे कुछ आपको बेस्ड जो है थ्योरम, इस पे कुछ बेस्ड इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह मिलेंगी, तो आप किताब में देखिएगा और सब कुछ आप एग्जांपल ले लेकर के सेट कीजिएगा, हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में जैसे बोला था कि मैं डाल दूंगा आपको, है ना, इसका थ्योरम वगैरह, या फिर कभी बोर्ड पे ही अच्छे से लिख करके और फिर आपको जो है दिखा दूंगा, ठीक है। उसका आप टेंशन ना लीजिए।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मेरे पास एक सेट ए है, इसका यूनियन फाई से लेना है, तो ये हमेशा सेट ए ही रहेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, ए रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर हमारे पास एक सेट ए है जो कि बी का सबसेट है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो जब हम ए यूनियन अगर बी लेंगे तो इसमें सेट बी ही रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। या हो सकता है ए और बी दोनों बराबर सेट हो जाए, तब यहां पे ए सेट भी हो सकता है। आगे बात समझ में। लेकिन जब यहां प्रॉपर सबसेट होगा, इसका मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट इसमें तो हैं, लेकिन इसमें कम से कम ऐसा भी एक एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो यहां पे ए यूनियन बी हमेशा बी होगा। अगर बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमेशा ए रहेगा। आगे बात समझ में। यानी जो बड़ा वाला सेट है, जो लार्जर सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से, वो चीज यहां पे रहेगी। बहुत सारी ऐसी चीज है। अगर हमारे पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, तो कभी भी ये यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है यू का प्रॉपर सबसेट होता है ऑलवेज, या तो खूब होगा तो सबसेट होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा केसेस आप इंटरसेक्शन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट हम लोग अगला बढ़ते हैं इंटरसेक्शन के लिए। लेकिन चलने से पहले एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर मैं सेट वगैरह में बोलूं कि एक सेट ए है, जो इस तरह से लेना है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और एक सेट बी ले रहा हूं, है ना, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मुझे ए यूनियन बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो अब तक मैं टेबुलर फॉर्म में आपको जो है एग्जांपल दिया कर रहा था। अब जो मैं आपको रूल मेथड में दे रहा हूं, तो इसको क्या लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। तो अगर इनका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7, यानी क्या हो जाएगा, x इज अ नेचुरल नंबर हो जाएगा। बात खत्म, क्लियर है। अब चलते हैं जरा इंटरसेक्शन की तरफ। तो आप फटाफट इसका हेडिंग डाल लें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सुनील शेट्टी की अगर स्टाइल में बोलो तो इंटरसेक्शन, ये हो नहीं सकता। इसके रूट वर्ड समझ लो, इसके रूट वर्ड क्या है। इसके रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड कह लो या फिर कीवर्ड कह लो। कीवर्ड मतलब इसको देखते ही ताले की चाबी खुल जाए। जब भी अगर आपको कहीं एंड लिखा हुआ मिल जाए या बोथ लिखा हुआ मिल जाए, यही इसका कीवर्ड है। किसी भी स्टेटमेंट में, जैसे कहते हैं कि अगर एक स्कूल में क्लास 11th के 20 बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं और 13 बच्चे जो हैं फुटबॉल खेलते हैं और 10 बच्चे जो है फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां जब भी अगर आ जाएगा ना फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो एफ इंटरसेक्शन सी की बात की जा रही है। वो कितने स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी बराबर 10 बोला था, तो 10 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। और अगर ऐसा कहता है कि या तो फुटबॉल खेले या तो क्रिकेट खेले, यानी 10 ऐसे प्लेयर हैं जो या तो फुटबॉल खेलते हैं नहीं तो क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां यूनियन का केस आएगा। एट लिस्ट का केस जब बोले, एट लिस्ट यानी कम से कम इतने प्लेयर जो ये खेलते हैं या ये खेलते हैं, तो आप वहां पे भी समझिएगा कि और का यानी यूनियन का केस आएगा। तो जब भी अगर आपको एंड का केस है या बोथ लिखा रहे, तो आप समझिए ये सबका यूज है बेटा, ये सबका यूज है। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, और को हम लोग यूनियन से दिखाते हैं, इसको और को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में। एंड जो हम लोग लिखते हैं, एंड इसको ऐसे दिखाते हैं या इसको ऐसे दिखाते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन वाली मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ऐसा मिलेगा। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब इनटू होता है। ये टोटल आपको मैंने चीजें बता दी। और को हम लोग और क्या कह सकते हैं, एट लीस्ट, ये रूट वर्ड वाला केस आएगा, है ना, या आइदर का केस आएगा, और यहां पे इसको एंड कहेंगे या फिर बोथ कहेंगे। आगे बात समझ में, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यानी और कहीं भी मिलेगा तो अलजेब्रिक हिसाब में बोलूंगा तो प्लस करना है, एंड कहीं मिलेगा अलजेब्रिक ऑपरेटर के हिसाब से बोलूं तो इनटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हमारा सेट थ्योरी के हिसाब से करना है तो यूनियन लेंगे, और सेट थ्योरी के हिसाब से करना है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन लेंगे। अगर हमारा लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से बात करनी है
और लिखा रहे तो इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, और अगर हमारा लॉजिकल सिंबल के हिसाब से, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से, बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से अगर एंड के बारे में बात की जाए तो ऐसे लेंगे। आगे बात समझ में। और ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग करने वालों के लिए या डीसीए, बीसीए, एमसीए करने वालों के लिए ये चीजें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये पार्ट है उनके लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे वो काम करता है। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इसी पे काम करता है, नंबर सिस्टम वाले बेस पे। तो चीज जरा ध्यान में रखकर चलिए, बहुत बड़ा एरिया है भाई। ये सेट बस देखने में सेट 3 लेटर का होता है, लेकिन ये 3 क्या, ये पूरा जो है ना ट्रिएंगल कौन का है, ये कितनी दिशाएं दिखा देता है कोई ठीक नहीं। तो इंटरसेक्शन पे आता हूं बेटा। इंटरसेक्शन वाले में कहानी ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ ये होता है कि x a में होगा और x b में होगा। इसका मतलब x केवल a में हो तो काम हो सकता है मेरा, नहीं, x केवल b में हो। यहां से छत भी टपक रही है, आज जम के बरसात भी चल रही है, छत भी टपक रही है, बार बार वही पानी गिर रहा है जिसके वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूं। दिखा? खैर, कल वाली क्लास 12 लेक्चर 3 में मैं बताया भी था, है ना, चलता है यार, है ना, मेहनत इंशाल्लाह रहमान जरूर ही रंग लाएगी किसी ना किसी दिन। जब बच्चे रिजल्ट करते हैं, स्कोर करते हैं, तो फिर अपने शरीर पे चाहे पानी पड़े या मिट्टी लगे या फिर कुछ भी हो, जब बच्चे स्कोर कर जाए ना तो एक अलग ही वो गट्स आदमी को फील होता है कि चलो यार मेरा मेहनत सफल हुआ। खैर, तो x केवल a में होगा तो चलेगा नहीं, x केवल b में होगा तो चलेगा नहीं, बोथ दोनों में होना चाहिए। यानी कि a की वैल्यू अगर मैं सेट a को लिखूं 1 2 3 4 और अगर मैं सेट b को लिखूं 3 4 5 9 और अगर मैं बोलूं a इंटरसेक्शन b बताओ, तो आपको सिर्फ ये करना है, दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढो क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट 3 and 4 is common to both the sets A and B. That's why A intersection B is equal to 3, 4. This is the correct answer. Got it? Here 1 and 2 exist only in set A and 5 and 9 exist only in set B. That means कि A intersection B is equal to 3 and 4. If you write 1, 2, 5, 9 and you left 3, 4, then this is the wrong answer for A intersection B. Because of 1 only exists in A, not in B. And whenever you take A intersection B, the set of A intersection B, all the elements lies in the exist in A intersection B, always in both set A and set B. Got it? That's why there is only 2 elements exist in A intersection B, which are common to both. क्लियर है? जो दोनों में कॉमन रहे वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी होगा। अब एक सवाल क्रिएट होता है कि सर अगर मैंने ले लिया a इज इक्वल टू न म क और b इज इक्वल टू मैं ले लिया अलिफ बे, ऐसे लिख लेता हूं, आज तो मजा ही आने वाला है। अगर मैं a लिख लूं खुदा और यहां लिख दिया भगवान, और अगर मैं बी लिख दूं ऐसे खुदा ये लिखो, ये उर्दू में लिखा है भगवान। अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को, इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट होगा यानी फाई होगा। ये नहीं कहना है कि सर खुदा और भगवान तो एक ही है, आपको फीलिंग्स को फील नहीं करना है, एलिमेंट्स को देखना है, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये खुदा लिखा है ना तो यहां पे ठीक ऐसा ही होना चाहिए। अगर यहां उर्दू में लिखा है तो यहां उर्दू में, यहां हिंदी में लिखा है तो यहां हिंदी में ही होना चाहिए, भले चाहे वो सेम क्यों ना लिखा रहे। क्लियर हो गई होगी बात? तो यहां कतई भी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, है ना, खुदा और भगवान नहीं लिख देंगे, इंटरसेक्शन बी फाई होगा। लेकिन अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता, ए यूनियन बी की बात करता तो यहां क्या लिखा जाता, देखो तो आप ऐसे लिखते खुदा भगवान, फिर ऐसे लिखते खुदा और ऐसे लिखते
भगवान। आगे बात समझ में, ये यूनियन बी है और ये इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने वाले दरमियान आपको एक और छोटा सा डेफिनेशन बता रहा हूं जिसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया दो सेट। अगर जब दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। बस बात खत्म। जब ए और बी दो सेट ऐसे हैं कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। जैसे मैंने लिखा था सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा? 2, 4, 6 ऐसे। और सेट बी मैंने लिखा था एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इसमें क्या आ जाएगा? 1, 3, 5 ये चलेगा। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा ऑफ कोर्स। क्लियर है? तो ए और बी यहां पे क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीज आप जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगर बाय द वे ए इंटरसेक्शन बी फाई ना आए, यानी इंटरसेक्शन बी फाई ना आने का मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट उसमें रहे, मिले उसमें कॉमन एलिमेंट। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं है, कुछ ना कुछ चाहे एक ही एलिमेंट क्यों नहीं कॉमन है, अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तो उस तरह के सेट को देन ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग सेट। इस तरह के सेट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। ये इंटरसेक्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो ए और बी दोनों जो है ना, वेन डायग्राम के हिसाब से जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग फटाफट आते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। ठीक है, आप हेडिंग डाल ले, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, फटाफट समझिए। अच्छा एक चीज आपको बता दे रहा हूं मैं, अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है ना, तो आप देखते हैं x आइदर बिलोंग्स टू ए आइदर बिलोंग्स टू बी होता है। लेकिन जब x अगर डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब यह निकलता है कि x ए में नहीं होगा और x बी में भी नहीं होगा। तो यहां हिंदी वाला और बोले यानी इंग्लिश में एंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां यूनियन लगाते इसका मतलब क्यों हो जाता x ए में नहीं होगा या x बी में नहीं होगा। यार अगर कहीं बाई द वे या का केस आएगा तब तो गड़बड़ न हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। यानी यूं समझ लो, अगर आप अपने लेढ़ वाला भाषा में अगर कहें, बखलूनी वाला भाषा में, तो x बिलोंग्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करके जैसे तुम सोच रहे हो तो ये बदल जाता है इंटरसेक्शन में। और अगर हमारा ऐसा केस रहे तो ये बदल जाएगा आपको यूनियन में। हालांकि मैं ये कतई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा कि मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या बोलता हूं कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी रहे तो समझ जाना कि x ए में भी नहीं होगा और x बी में भी नहीं होगा। यहां x अगर इंटरसेक्शन बी में ना रहे तो x ए में भी नहीं होगा या बी में भी नहीं होगा, दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में कहानी ये है, a माइनस बी की जब भी बात करेगा तो ये इस तरीका से लेंगे कि x a में तो होगा एंड x b में नहीं होगा। इससे क्या साफ पता चलता है कि एक हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 और अगर हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया 4 3 6 9 10 और अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो पहले देखिए यहां फर्स्ट सेट क्या है a और बाद में सेट क्या है b। तो फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट घटाना है ना, तो आप एक काम करो, यहां घटाने का नियम ये नहीं कि नंबर्स का आप माइनस कर दीजिए। घटाने का मतलब ये है कि पहले देखिए क्या a और b में कुछ भी एलिमेंट कॉमन हो रहा है क्या। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो रहा है ना a माइनस बी करने के दौरान, तो उस कॉमन एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। क्या कॉमन हो रहा है? 4 भी कॉमन हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है। देख रहे हैं ना आप यहां पे? क्लियर है?
तो इसमें जो कॉमन होगा ना उसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट बचेगा वही हमारा सेट यहां पे सिर्फ लिखा जाएगा एलिमेंट, बस यही हो गया a माइनस बी। अगर आपको b माइनस ए लिखना है बेटा तो क्या करोगे, अब यहां फर्स्ट सेट क्या है, b है, तो यहां एलिमेंट किसका होगा, b वाले का होगा। देख रहा है ना, पहला a है तो a का एलिमेंट होगा, लेकिन b वाले में का नहीं लिखना है। तो आप इधर से देखिए कॉमन क्या है, तो 4 3 ही कॉमन है, तो अब इसको डिलीट कर देने के बाद क्या बचेगा, 6 9 10, तो ये हो जाएगा 6 9 10। अब जरा एक बात बताइए, क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है क्या, नहीं है ना, इसमें 1 2 5 है, इसमें 6 9 10 है, इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्वल सेट नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, रिजल्ट को a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। यह था डिफरेंस ऑफ सेट्स। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर 5 में आपको वेन डायग्राम बताऊंगा, उस पे कार्डिनल नंबर्स की जो थ्योरम्स होती है वो बताऊंगा, और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी कराऊंगा लेक्चर 5 में, और वहां सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। या फिर और भी प्रॉब्लम्स कराने रहेंगे तो लेक्चर 6 की भी सीरीज बनाऊंगा। एंड आफ्टर दैट रिलेशन एंड फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, अगर किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो आप यूं समझ लो एक्स जो होगा वो आप ऐसे कर लो, ए के कॉम्प्लीमेंट को u माइनस से लिख लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। x u में तो होगा लेकिन x कतई a में नहीं होगा, बात खत्म। यानी u जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, मैं बताया था ना सबका बाप, ठीक है। एक हमारे पास सेट a है जो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस a। यानी यहां देखिए तो अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया था ना, यानी यहां पे जरा देख करके चलिए, u का एलिमेंट लिखना है यहां पे, लेकिन वो एलिमेंट लिखना है जो कि a के साथ कॉमन नहीं हो। तो कॉमन देखिए 1 2 3 इसमें तो है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा a डैश के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ लगे हाथ में आपको समझा दे रहा हूं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। यानी a और b के बीच में ऐसा जब सिंबल दिखाई दे, या तो a और b के बीच में ऐसा सिंबल दिखाई दे, तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, सेट थ्योरी में। और इसका मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, बस बात खत्म। a माइनस बी अभी आपको निकालने के लिए बताया हूं। इसका मतलब होता है कि x का वो एलिमेंट लेना है जो a में तो हो लेकिन b में ना हो, और इसका मतलब होता है जो b में तो हो लेकिन a में ना हो। अब मैंने एक सेट a बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया, और एक सेट b बनाया जिसमें मैंने 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। तो यहां a माइनस बी आप निकाल करके देखिए, a माइनस बी का मतलब a में का वो एलिमेंट लेना है ना जो b में कॉमन ना हो। यानी देखिए तो 3 और 4 क्या है, कॉमन आपको दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ 1 2 होगा। और b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 3 4 5 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा 6 7 8। इसलिए अगर जब भी आपको a का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे b से, तो आप समझ जाना a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि फाइनली आंसर दोनों को मिला करके लिख देना है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आएगी तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, a यूनियन b लिख लीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए a इंटरसेक्शन b को, यानी ये भी एक इसका रिजल्ट हो गया। देखिए तो a यूनियन b हम लिख रहे हैं ना, इनका यूनियन अगर हम करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, और उसमें से क्या कर देना है, a इंटरसेक्शन b को हटा देना है। तो 3 4 5 जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिया हमने, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हुई होगी या जो भी है ना, जिस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो जहां नहीं समझ में आए वहां पॉज करके फिर बैक करके थोड़ा देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको देता ही हूं, आप उस पर या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रॉब्लम्स जो है अपना ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो इस वीडियो को बनाने के दौरान इसमें अगर आपको जिस स्टेप में भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, और समझ में आ गई हो तो आई होप बहुत अच्छी बात है ये कि आपको समझ में आ गई है ना, और इस पे बेस्ड आप प्रॉब्लम्स वगैरह कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको मैक्सिमम टू शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप नेक्स्ट लेक्चर के फिर आप इंतजार करें, लेक्चर 5 भी आपको मिलेगी। फिर अभी हमें लेक्चर क्लास 12 के लिए भी लेक्चर शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक अच्छे से आपको कार्डिनल नंबर के साथ, अच्छे से कार्डिनल नंबर सब अच्छा ही होता है, ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।